हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद वसीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो है एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए तो हमारा जो टारगेट है एग्ज़ाम का वो है यूपीपीसीएस। इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम एक पॉलिटी सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी को पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा कि हम एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लास 9, 10, 11 और 12। साथ ही साथ एक एडवांस बुक जो बहुत फेमस है लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत, और इसको कवर करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक होगा मतलब पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर से, करंट अफेयर का, उसको भी हम कवर करेंगे। तो इतना कवर करने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटी वो कवर हो जाएगा। और ये 2024 के आंसर राइटिंग, 2024 का जो हमारा आंसर राइटिंग मेंस एग्जाम होगा उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही साथ। और यहाँ पर हम जो पिछली लास्ट जो एग्जाम है यूपीपीसीएस के हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी। एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या, इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब एक जो है संविधान क्या है, देखिए जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, सपोज डेट आपने कोई स्कूल ओपन किया है या कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उसको जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ एक नियम होना चाहिए कि वो नियम से हम स्कूल को कैसे चलाएंगे, वहाँ के एम्प्लॉय किस तरह से वर्क करेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहाँ का वातावरण जो है वो कैसा है, वो काम को कैसे डिसाइड करेगा। वहाँ के स्कूल है तो अगर स्कूल का मतलब ये है कि वहाँ पर बच्चे हैं तो वो किस नियम के तहत किस सुबह को किस टाइम आएंगे, शाम को किस टाइम जाएंगे, उनके लंच टाइम कब होगा, कौन सा पीरियड किसका, ये सब चीज़ें। या कोई कंपनी है अगर ऑर्गेनाइजेशन की तो वहाँ के एम्प्लॉय किस तरह से वर्क करेंगे, कौन सी ड्यूटी होगी, किस तरह के, ये सब चीज़ें जो है संविधान के दायरे में आती हैं। तो एक छोटे से लेवल पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मतलब हमारा एक संविधान हो जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी स्कूल के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम जिसका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी देश की बात करते हैं तो देश में हमारा जो संविधान होता है वो डिसाइड करता है कि इस पर रूल कौन करेगा और किस तरह से रूल किया जाएगा, और ये सब चीज़ों को डिसाइड करता है। अब लेकिन समझ लेते हैं कि संविधान है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है और अलिखित में भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। संविधान नियम है, एक नियम बना दिया, इसके नियम के तहत कोई काम होता है, ठीक है, ये संविधान हो गया हमारा। कोई कानून बना दिया हमने, एक कानून है, जैसे कि आर्टिकल हम ले लेते हैं, कोई आर्टिकल है 17 जो अस्पृश्यता को कहता है, अनटचेबिलिटी को, वो तो ये भी एक संविधान हो गया। इसी तरह से अगर हम पहले की बात करते हैं तो उस टाइम में राजा और महाराजा हुआ करते थे, और मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी अपने एक संविधान थे जिसके तहत वो संविधान देश पर शासन करते थे। इसी तरह से तो संविधान क्या हुआ, संविधान की जो डेफिनेशन निकल कर आ रही है मूल रूप से वो आ रही है कि संविधान एक ऐसी कुछ नियम है, एक ऐसे कुछ नियम है जो किसी देश पर शासन करने के लिए जरूरी है। क्या है संविधान, तो समझ लेते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो नियम है, ये क्या है, नियम है, क्या है ये, नियम है, कानून है, परंपराएं हैं, ये इन सभी का संकलन, आदि का संकलन है, संकलन है। क्यों है, जो किसी भी देश पर, देखिए अभी हम किसी एक स्पेशली किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं किसी भी देश पर, किसी भी देश पर शासन के लिए जरूरी है, शासन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया संविधान के बारे में कि नियम
कानून, परंपराओं आदि का संकलन। संकलन क्या है? तो संकलन है इकट्ठा करना। कोई हमने कानून को लिख दिया, कोई नियमों को लिख दिया, उनका बहुत सारे कलेक्शन है, वही हमारा संविधान है। संकलन मीन्स कलेक्शन। संविधान कानून, परंपराओं आदि का संकलन है जो किसी देश पर शासन करने के लिए जरूरी है। अब ये तो जरूरी, क्या संविधान हमने बना दिया, कोई नियम बना दिया तो ये संविधान हो गया? नहीं। एक्सेप्ट में डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? नियम, कानून, परंपरा आदि का संकलन जो देश पर शासन करने के लिए जरूरी है तथा इससे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो, इससे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। अब वैधानिक मान्यता क्या है? वैधानिक मान्यता का सीधा मतलब है कि यह लोगों के थ्रू माना जाना चाहिए, लोगों के द्वारा। जैसे कि कोई देश है, अब इंडिया की बात है, अगर इंडिया का संविधान बनाकर अम्बेडकर जी जो है वो रख देते और लोग इस बात को इनकार कर देते कि यहाँ के संविधान जो बनाया गया है हम उसको नहीं मानेंगे, तो क्या इस देश पर उस संविधान को लागू करना पॉसिबल होता? बिल्कुल नहीं। वैधानिक मान्यता का मतलब है कि वो उस देश के संविधान को लोग मानेंगे तभी वो संविधान है, अदरवाइज वो संविधान नहीं है। क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं, उसके तहत काम नहीं करेंगे, वो संविधान कैसे बन जाएगा भाई? तो ये चीज है हमारी, जो कि संविधान क्या है कि नियम, कानून, परंपराओं का संग्रह है जो किसी देश पर जो है करने के लिए जरूरी है। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी, हमारा जो है राज व्यवस्था, जिसको हम जानते हैं राज व्यवस्था क्या है। राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। देखिए, राज व्यवस्था एक वर्ड बन सा रहा है जो कि है, इसको अगर हम थोड़ा सा गहराई में जानने की कोशिश करें तो ये निकल कर आता है राज प्लस व्यवस्था। अब व्यवस्था क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? राज यानी शासन करने की व्यवस्था, करने की व्यवस्था, शासन करने की व्यवस्था। क्या मतलब है? शासन करने की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? राज व्यवस्था कहेंगे। राज व्यवस्था यानी जो व्यवहार में लाना है, संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था, लागू करने की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो इसको लिखेंगे क्या? डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? व्यवस्था को राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। अब इस राज व्यवस्था कहते हैं। अब इस राज व्यवस्था में ही हम पढ़ेंगे क्या? जितनी भी चीजें हैं, जैसे सपोज डेट अगर हम राज व्यवस्था के बारे में अगर हम एक आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल 17 क्या कहेगा? आर्टिकल 17, ये आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय है। अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय है। विधि क्या है? अब यहाँ पर प्रश्न उठते हैं कि ये अस्पृश्यता क्या है? प्रश्न क्या क्या उठेंगे? प्रश्न क्या क्या उठते हैं? फर्स्ट, अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता क्या है? क्या है? दूसरा, विधि क्या है? थर्ड, प्रावधान, सजा का प्रावधान क्या है? प्रावधान क्या है? देखिए, ये सब चीजें, ये प्रश्न उठते हैं, उठना वाजिब भी है कि व्यवहार में हमने तो अब एक आर्टिकल बना दिया जो कह रहा है कि अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी जो है, वो एक अपराध है, एक दंडनीय सजा है, जो कि अगर कोई करता है तो उसको दिया जाएगा। सवाल ये है कि अस्पृश्यता है, उसको कौन डिफाइन करेगा? विधि क्या है? ये क्या विधि है? दूसरा, सजा का प्रावधान क्या रखा गया? तो इसको जवाब के लिए हम देखते हैं, इसके जवाब जो हमें मिलेंगे वो दो तरीके से
दो व्यवस्थाएं जो है वो देने की कोशिश करती हैं। उत्तर कहाँ से मिल जाएगा हमें? इसका उत्तर मिलेगा आपको, वो मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें संसद से, संसद, और दूसरा मिलेगा हमें सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय। ये दो चीजें जो है हमें संसद क्या दे सकती है? संसद कानून बना सकती है, संसद डिफाइन कर सकती है अस्पृश्यता क्या है, किस कानून के लिए के तहत, तो किस कानून के तहत क्या कर सकती है? संसद एक कानून बना सकती है। कैसा कानून बना सकती है? क्या अस्पृश्यता क्या है इसको डिफाइन करेगी, संसद ही डिफाइन करेगी अस्पृश्यता क्या है। विधि, ये विधि में आ जाएगा कि जब संसद की विधि को मतलब कानून जब अस्पृश्यता को डिफाइन कर देगी, प्रावधान बना देगी, सजा का क्या प्रावधान है, इसमें कितनी सजा जुर्माने के तहत कितनी सजा जो है वो है, वो सब इसके बारे में जो है वो डिफाइन कर देगी। तो ये सब चीजें जो है वो दो चीजों के तहत जो है हमारा हो सकता है। जैसे कि क्या है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता एक आर्टिकल, एक हम अधिनियम देख लेते हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1900, ठीक है। तो ये संसद ने बना दिया एक कानून, अस्पृश्यता को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि अस्पृश्यता क्या है, उसके निवारण यानी उससे निपटने के तरीके क्या है, वो दंडनीय विधि हो गई कि इससे कैसे निपटा जा सकता है, निवारण अधिनियम विधि हो गई, ठीक है। सजा का प्रावधान इसमें रख दिया गया कि सजा होगी प्लस जुर्माना हो सकता है, वो संसद तय कर देगी कि किसी व्यक्ति को संसद कानून जो बना दिया गया, अब इस कानून को व्यवहार में लाने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। इस सर्वोच्च न्यायालय भी इसको संसद जो है कानून को क्या कर सकती है? व्यवहार में ला सकती है। दूसरा, इसका रिप्लाई कौन दे सकता है? तो इसका रिप्लाई दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। कैसे? फैसलों के थ्रू, फैसलों के द्वारा। ये सब कौन तय करता है? संसद तय करेगी और सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। इस तरह से हमने जो है संसद को यहाँ पर जो है हमने पॉलिटी को समझा और हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की छोटी सी डेफिनेशन को जो है उसको समझने की कोशिश की। इसी तरह से अगर हम कोई एक आर्टिकल ले लेते हैं, और भी आर्टिकल है बहुत सारे, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार जैसे ले लेते हैं, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इसको कौन लागू कराएगा? बना दिया है, इसको लागू कौन कराएगा? वो हमारा संसद। हम जो है किसके अंदर पढ़ेंगे? पॉलिटी के अंदर। इसके अलावा हम आर्टिकल 15 या आर्टिकल हम ले लेते हैं, आर्टिकल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जीवन जीने का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार, आर्टिकल 18 जैसे जैसे कि उपलब्धियों का अंत, उपलब्धियों का अंत, ये सब क्या है? ये सब संविधान है, ये बनाना है इसको, ये सब बनाए गए हैं संविधान के तहत। इन आर्टिकल्स को लिखा गया है। क्या है उपलब्धियां? अंत क्या है? उपलब्धियां क्या है? टाइटल क्या है? इसको डिफाइन किया गया संविधान में। जीवन को जीना है तो किस तरीके से जीना है, क्योंकि किसी को मृत्यु देना सही है, उचित नहीं है, ये किस तरह के, ये सब संविधान में लिखा गया है। इसको बनाती है कौन? संसद। और इसको तय करवाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों के थ्रू भी इन सबको जो है इसका आंसर दे सकता है कि जो कानून है वो क्या है, इसको कौन डिफाइन कर सकता है। और इसके अलावा जो बॉडीज हैं, जैसे कि हमारे पास 3 तरह की बॉडीज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, गैर संवैधानिक, संवैधानिक, संविधिक और गैर संवैधानिक जो बॉडीज होती हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है और भी बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको मतलब जो है वो व्यवहार में लाने का काम करती हैं। ये सब चीजें जो है सब किसके अंदर पढ़ना पड़ती है हमें? तो पॉलिटी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो आज हमने ये तक क्या है, मतलब जो हमने पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी मैंने कहा था कि अभी समझाया जस्ट कि संविधान को जो लागू कराने की जो इंस्टीट्यूशन होती है, अब कोई नियम बना दिया तो उस नियम को कौन लागू कराएगा, जो है ये चीज को किस में पढ़ेंगे? तो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इसमें हम इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कानून को, नियम को लागू कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग देश पर शासन करने का काम करवाते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं 3 तरह के जो हमारे पास है वो होते हैं नॉर्मली इंस्टीट्यूशन। एक होते हैं संवैधानिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज,
कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरे होते हैं हमारे असंवैधानिक। असंवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और तीसरा होता है हमारा गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक। अब ये गैर संवैधानिक क्या है? इसकी देखिए, संवैधानिक का मतलब क्या है कि इसका जिक्र, इनका वर्णन संविधान में लिखित रूप से होता है। लिखित रूप से होता है। यानी ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं, इनका वर्णन जो है वो संविधान में लिखित रूप से होता है। जैसे कि हमारे पास है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग आर्टिकल, अब देखिए वित्त आयोग आर्टिकल जो 280 है, 280 ये बताता है कि वित्त आयोग क्या है, क्या काम है इसका। दूसरा अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या है? या हाँ, जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, तो ये क्या है? इनका वर्णन जो है वो संविधान में लिखित रूप से होता है। इसमें आप हम बताएं कि इसमें आप कमेंट करके हमें इसका आंसर दें कि आर्टिकल किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में जो है संविधान में वर्णन किया गया है, इसका आप आंसर हमें देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो होती है गैर संवैधानिक, यानी ये कौन सी बॉडीज होती हैं? तो ये वो बॉडीज होती हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो इनका क्या है हिसाब? इनको समझते हैं, ये वो संस्थाएं हैं इनका संविधान में वर्णन नहीं होता, इनका सीधा से लिख देते हैं कि ये संविधान का उल्लंघन करती है, ये संविधान का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है। ठीक है, तो गैर कानूनी होती है, क्या हो सकती है? ये गैर कानूनी होती है, गैर कानूनी होती है, यानी संविधान में तो कोई जिक्र है नहीं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो आतंकवादी संगठन, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर हम बात करें तो नक्सलवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन। ये सब क्या है? ये हमारे वो संस्थान हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, का मतलब वो संस्थान हैं जो कि संविधान में जिक्र नहीं होता लेकिन फिर भी गैर कानूनी तरीके से चलती हैं। जैसे कि हमारे पास संगठन कौन कौन से? आतंकवादी संगठन और नक्सलवादी संगठन। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अहम रोल नहीं होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, नहीं है इनका मतलब। लेकिन इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये पढ़ना पड़ेगा हमें कि संवैधानिक है, असंवैधानिक है और गैर संवैधानिक। अब इसकी क्या है? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या? इनका जिक्र जो है मतलब संविधान में नहीं होता है लेकिन फिर भी ये संविधान को लागू कराने के लिए सहायक होती है। तो इनका क्या है? इनका वर्णन संविधान में नहीं होता है,
में नहीं होता है, लेकिन संविधान को लागू कराने में सहायक होता है। इस तरह से ये जो बॉडीज होती है इनका वर्णन संविधान में लिखित रूप से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब इसको कौन बना सकता है, तो इसका गठन कौन कर सकता है, यानी बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, तो इसको दो तरीके से किया जाता है गठन। तो गठन कौन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। दूसरा कौन कर सकता है, संसद। संसद कैसे कर सकती है, अधिनियम पारित करके। कैसे कर सकती है संसद, अधिनियम पारित करके। संसद की राष्ट्रपति कैसे कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, जैसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो इसका एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं। इससे पहले कौन सा आयोग था, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग से एक पहला आयोग था जिसका नाम योजना आयोग था। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कि संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका गठन हो सकता है। कौन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसको कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि संसद किसी अधिनियम को पारित करके जो है वो करा सकती है। इस तरह की जो बॉडीज होती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, इसका एक आध अधिनियम जो है, कोई एक एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताएं मुझे। इसका एक एग्जाम्पल है राष्ट्रीय मानव आयोग। राष्ट्रीय मानव मानव संरक्षण अधिकार। राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिकार तो ये एक जो है वो हमारी संसद इसको बना सकती है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया है क्या, बहुत ही सिंपल सा है। तीन तरह की बॉडीज हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और एक्स्ट्रा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। इनका वर्णन संविधान में लिखित रूप से होता है। वित्त आयोग जैसे कि एग्जाम्पल है, आर्टिकल 28 में इसका जिक्र किया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग हो सकता है, अनुसूचित जाति आयोग भी है, निर्वाचन आयोग भी एक इसका एग्जाम्पल है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, आप इसका हमें जवाब देंगे। असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हो सकती हैं, संविधान का उल्लंघन करती हैं, संविधान में कहीं इनका कोई जिक्र नहीं होता है, गैर कानूनी होती है, चलाने पर सजा का प्रावधान भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आतंकवादी संगठन है और नक्सलवादी संगठन भी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हो सकती है, तो इनका वर्णन भी किया गया है, संविधान में नहीं होता है लेकिन फिर भी इनको बनाया जा सकता है और इनका गठन करना भी जो है सरकार के लिए या संविधान के लिए जरूरी होता है। जैसे कि राष्ट्रपति कौन कर सकता है, दो लोग, राष्ट्रपति भी कर सकता है और संसद भी कर सकती है। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर नीति आयोग कर सकता है और संसद जो है वो अधिनियम पारित करके कर सकता है। तो इस तरह से हमने आज पॉलिटी को समझ लिया है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझा और हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये भी समझा और ये पॉलिटी यानी जो संविधान होता है उसको कौन लागू करा सकता है, इस चीज़ के बारे में भी आज हमने डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।